गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे दूसरी यूनिट की बात करेंगे। इसमें प्रोटोजोआ के टाइप स्टडीज हैं, जिनमें अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, इनकी संरचना, जनन, गमन, पोषण और रिप्रोडक्शन, इन सब की बातें होंगी। हालांकि आपने प्रोटोजोअन्स पढ़े हैं और प्रोटोजोआ के लिए हम कहते हैं कि ये एक कोशिकीय जंतु है। दूसरा पक्ष कहलाता है कि ये अकोशिकीय जंतु है। ये मैंने जब आपसे प्रोटोजोआ की बात की होगी तो ये सवाल छोड़ा होगा। अभी हम अमीबा की बात करते हैं। अमीबा की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात है। हम जानते हैं अमीबा इर्रेगुलर शेप या अनियमित आकृति का जंतु होता है, जिसकी कोई निश्चित शेप नहीं होती है, जिसकी कोई निश्चित सममिति नहीं होती है। एसिमेट्रिकल जंतु कहलाता है। इसे जंतु कहते हैं तो कोशिका नहीं है, और एक ही कोशिका है तो एक कोशिका कहते हैं। इसका कंपोजिशन या अगर हम इसका संगठन देखते हैं तो अमीबा यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल की तरह से दिखती है। यहां हम इसमें स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो हम सबसे बाहर देखते हैं कि ये एक झिल्ली देखने को मिलती है, जिसे यहाँ पे कहीं कहीं नाम दिया होगा, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वाला जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग है इसमें। और जितने भी ये प्रवर्त जैसी संरचनाएं निकलती हैं, ये प्रवर्त जैसी संरचनाएं, ये प्रवर्त जैसी संरचनाएं, क्योंकि इसमें जिस दिशा में भी अमीबा गमन कर रहा होता है, उस दिशा में अनेकों प्रवर्त जैसी स्ट्रक्चर्स या संरचनाएं निकल जाती हैं। जीव द्रव उधर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेशर डाल के एक उभार जैसी संरचनाएं बना लेता है। उनको क्या कहते हैं? सूडोपोडिया कहते हैं। सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रवर्त जैसी संरचनाएं कूटपाद या सूडोपोडिया कहलाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे आपको ये एक व्हाइट लाइन दिख रही होगी। इस व्हाइट लाइन को हम यहाँ पे कहते हैं एक्टोप्लाज्म। यह एक्टोप्लाज्म कहलाता है। हाईलाइन होता है काचाभ द्रव, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट या पतला द्रव होता है। अब अंदर की तरफ चलते हैं तो ये यहाँ पे एंडोप्लाज्म है। ये बाहर की तरफ एक्टोप्लाज्म, अंदर की तरफ एक्टोप्लाज्म है। एक्टोप्लाज्म डेंस या सघन द्रव्य है, और इसमें हम ये देखें तो सभी प्रकार की संरचनाएं, चाहे उसमें केंद्रक हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, वाटर वैक्यूल्स हो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो, फूड पार्टिकल्स हो, फूड वैक्यूल्स हो, ये सभी संरचनाएं यहाँ इस एंडोप्लाज्म में देखने को मिलती है।
एंडोप्लाज्म में सबसे महत्वपूर्ण संरचनाएं कोशिकाओं के साथ साथ में ये आपको केंद्रक देखने को मिलता है, और केंद्रक यहाँ लगभग बीचों बीच में या सेंटर में उपस्थित है। इसके चारों तरफ दूसरी संरचनाएं उपस्थित होती है। एक खास बात, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो देखने को मिलेगी संकुचनशील धमनी। इसके चारों तरफ बहुत सारी छोटी छोटी वैक्यूल्स देखने को मिलती हैं जो फ्यूज होकर एक बड़ी वैक्यूल का निर्माण करती हैं। क्योंकि हैबिटेट देखते हैं तो अमीबा ज्यादातर परिस्थितियों में स्वच्छ जल में मिलने वाला जंतु है, और डिचेज हैं, पौंड हैं, छोटे तालाब हैं, गड्ढे हैं, उन सब के अंदर ये अमीबा देखने को मिली। तो जब स्वच्छ वाटर में, या जैसे हम कहते हैं कि स्वच्छ जल में ये अमीबा रहती है, तो इसमें पानी बाहर से अंदर जो है वो ज्यादा प्रवेश करेगा, और उस पानी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, ये तो है नहीं कि प्रवेश कर गया यूं निकल जाएगा, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का काम है, की भूमिका है। तो ये संकुचनशील धानियां जो मिलती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इनका काम है रेगुलेशन का, वाटर रेगुलेशन का, या यूं कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन का। तो अतिरिक्त मात्रा में जो पानी आता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ये बड़ी वैक्यूल बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाती है, डस्ट हो जाती है और एक्सेस वाटर बाहर। इस प्रकार की स्थितियां हमें यहाँ देखने को। अमीबा के अंदर सभी प्रकार के तंत्र उपस्थित हैं। तो फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं तो यहाँ पर सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल ऑफ डिवीजन देखने को मिलता है। जो एक कोशिका है, इसलिए इसको सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन देखने को मिलेगा या कहते हैं। अब इसमें भी जो अंदर की तरफ एंडोप्लाज्म है उसके भी दो हिस्से देखने को मिल जाएंगे। बाहर की तरफ प्लाज्मा जेल और अंदर की तरफ प्लाज्मा सोल, ये भाग देखने को मिलेगा। इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पहले हम इस संरचना के साथ में आगे चलते हैं तो पोषण की बात करते हैं। तो डाइजेशन कैसे होता है अमीबा में, भोजन क्या होता है और पाचन कैसे होता है और उसका निष्कासन कैसे होता है, ये सब भोजन से संबंधित प्रक्रियाएं हैं। तो सबसे पहली बात हम कहें कि पानी में रहता है तो क्या खाएगा, भोजन क्या होगा। All kind of microorganisms which are present in water bodies, छोटे छोटे एक्टिव प्रे हो, चाहे डेड ऑर्गेनिक मैटर हो, चाहे डायटम्स हो, चाहे साइक्लोप्स, डेफनिया, इस तरह की स्ट्रक्चर एनिमल हो, या फिर कोई छोटे एल्गल फ्लावेंट हो, उन सबको भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये होलोजोइक प्रकार के होते हैं। प्रोटोजोन्स की बात करते हैं तो होलोजोइक प्रकार के हो सकते हैं, मिक्सोजोइक प्रकार के हो सकते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि होलोफाइटिक प्रकार का भी हो सकता है। इस प्रकार की जो नेचर है भोजन ग्रहण करने की, इसमें अब इसको ग्रहण कैसे करते हैं। यहाँ पर 4 विधियां दी हुई हैं। पहली विधि है सरकमवेलेशन, दूसरी विधि है सरकमफ्लुएंस, तीसरी विधि है इंपोर्ट, और चौथी विधि है इन्विजिनेशन। अब हमें ये चारों विधियों के बारे में बहुत थोड़ा अंतर होता है। कोई सा भी फूड सब्सटेंस
जब इसके संपर्क में आता है तो उसी बात पे निर्भर करेगा कि फूड सब्सटेंस है किस प्रकार का, तो उसी के अनुसार इसमें भोजन की अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया होती है। और वही सब विधियां हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए कोई साइक्लोप्स आ गया, डेफनिया आ गया, कोई एक्टिव प्रे आ गई अमीबा के पास, तो अब आप समझते हैं कि चला के तो आप किसी के मुंह में जाएगा नहीं कोई भी। एक्टिव प्रे है तो अमीबा भी समझदार है, वो उसको बिना छुए उसके चारों तरफ सूडोपोडिया या कूटपादों का निर्माण करती है। अब आप यहाँ देखेंगे, ये एक्टिव प्रे है, ये इसके समीप आ गई, तो समीप आ गई तो इसका प्रवर्ध एक ऊपर बढ़ रहा है और ये दूसरा प्रवर्ध इधर साइड में बढ़ रहा है, और इस एक्टिव प्रे को पता ही नहीं लगेगा और दूर से ही ये सूडोपोडिया बढ़ जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी, उस एक्टिव प्रे को यह अपने चारों तरफ से घेर लेगा और उसके टच नहीं होगा। तो यही कारण है उसके स्पर्श नहीं होगा और चारों तरफ से घेर लेगा, तो उसको कहेंगे हम सरकमवेलेशन। बिना टच हुए उसको चारों तरफ से घेर लेता है, तो वो है सरकमवेलेशन। और उसके बाद में जो बन रही है वो फूड वैक्यूल बन जाएगी, साइटोप्लाज्म में उसे छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर उसका सर्कुलेशन होगा फूड वैक्यूल का और पाचन होगा। और दूसरी तरह की विधि बात करते हैं, यह है सरकमफ्लुएंस। सरकमफ्लुएंस में और सरकमवेलेशन में अंतर क्या है? सरकमवेलेशन में एक्टिव प्रे है और सरकमफ्लुएंस में डेड ऑर्गेनिक मैटर है। तो इसमें तो इनएक्टिव प्रे है और सरकमवेलेशन में एक्टिव प्रे है। तो यहाँ प्रे इसके संपर्क में आया तो अब सूडोपोडिया उसके स्पर्श करते हुए ही उसको चारों तरफ से घेर लेगी। तो ऐसी स्थिति में उसको ये डर नहीं होगा कि एक्टिव प्रे है वो भाग जाएगी, लेकिन उसको टच होते हुए ही उसको चारों तरफ से घेर लेगी। और एक स्थिति ऐसी बन जाएगी कि खाद्य धानी साइटोप्लाज्म में मुक्त कर दी जाएगी और दोनों बुझाएं आपस में फ्यूज हो जाएंगी। तीसरी विधि की बात करते हैं हम, इंपोर्ट, आयात कहते हैं जिसको। आयात में क्या होता है, अमीबा के संपर्क में कोई न कोई एल्गल फ्लामेंट आ जाए। तो जब कोई एल्गल फ्लामेंट अमीबा के संपर्क में आ जाए तो वो एल्गल फ्लामेंट उसकी त्वचा को बेधता हुआ अंदर धस जाता है और वहां पे उपस्थित साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स, जिसमें हम लाइसोसोम को भी शामिल कर लेते हैं, दूसरे पार्ट, उनकी उपस्थिति में वहां पर डाइजेशन का या भोजन ग्रहण करने का काम होता है। चौथी विधि की बात हम यहाँ पे करते हैं, इनविजिनेशन। अब यहाँ पे तो अंतर क्या है, सरकमवेलेशन में और सरकमफ्रेंस में सूडोपोडिया शिकार को घेरते हैं। यहाँ क्या अंतर है, शिकार या फूड पार्टिकल्स वो संपर्क में आने पर अंदर धंसते हैं। तो एक तो चारों तरफ से घेरा जाए, धसेंगे तो वो भी अंदर ही, लेकिन अंतर रहेगा इसमें कि आप बिना टच हुए उसके संपर्क में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन्वेजिनेशन में फूड पार्टिकल उसके संपर्क में आ जाएगा और उसमें धसेगा खुद। जब खुद धसेगा तो वह उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो टूट कर अलग हो जाएगी
और फूड वैक्यूल का निर्माण कर लेंगे। फूड वैक्यूल बनने के बाद में अब क्या होगा? फूड वैक्यूल तो बन गई, अब क्या करेंगे? फूड वैक्यूल अमीबा छोड़ के और चारों तरफ में अमीबा में केंद्र के चारों तरफ वो चक्कर लगाती है फूड वैक्यूल। वहां से भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है और उसके बाद में उसका बहिक्षेपण कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ बात करते हैं आपसे पाचन से संबंधित। कल हम उत्सर्जन, परासरण नियमन, जनन और उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।